हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आज क्लास 11 का नया टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स वो पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम मेनली 5 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो पहली होती है मोलरिटी, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम इस लेटर यानी इसे बोलते हैं जाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चौथा होता है मोलरिटी, इसको क्या होता है मोलरिटी, इसको मोलरिटी बोलते हैं, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। पांचवा जो होता है ये होती है नॉर्मलिटी। ठीक है, क्या होती है नॉर्मलिटी, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन सारी टर्म्स को देखने से पहले हमें मोल्स के बारे में अच्छे से आना चाहिए, तब हम ये कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हर कंसंट्रेशन टर्म्स में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको देखने से पहले कृपया आप बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मोलरिटी से। मोल फ्रैक्शन, ppm, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। ठीक है, ये ज्यादातर 5 बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, जो हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। नंबर फर्स्ट है मोलरिटी। ठीक है, क्या होती है मोलरिटी। ठीक है, अब ये जो है इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और किस में लेना है वो हमें लेना है केजी में। ठीक है, तो मोलरिटी होती है मोलरिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ सॉल्यूट मिला हुआ है। क्या है, कुछ सॉल्यूट मिला हुआ है। अब मुझे इस सॉल्यूट की मोलरिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा उस सॉल्यूट के जो मैंने इसमें डिसॉल्व किया। ठीक है, और दूसरा कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा कि पूरे सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट का मास माइनस कर दूंगा, तब जाके मेरे पास क्या निकलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो मुझे कैसे लेना है, वो लेना है मुझे किलोग्राम में। ठीक है, क्या लेना है, मुझे लेना है किलोग्राम में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, और हम कैसे मोलरिटी निकालते हैं ये मैंने बताया। अब इसके अगर यूनिट की बात करें, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ऊपर क्या है, इसकी यूनिट जो होगी इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है मोल, तो मोल के लिए ये लिखते हैं अपॉन क्या है नीचे केजी। तो ठीक है, ये हो जाएगा मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर केजी। अब कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ये बताओ कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं, कि अगर मैंने कोई एक सॉल्यूट की मोलरिटी निकाली और मैंने सडनली टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो नहीं। तो आंसर होगा क्या, नहीं, कि ये जो होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं। ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अपनी टर्म देखते हैं क्या। ठीक है, अगली टर्म देखते हैं अपने पास मोल फ्रैक्शन। क्या है अगली टर्म, मोल फ्रैक्शन। इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस कि जिस सब्सटेंस का मैं निकाला उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक किसी भी कंपोनेंट का, जैसे कि एक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छे से लिखें तो कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, ये कि अगर एक सॉल्यूशन है उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं,
ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, उसमें कई सारे कंपोनेंट है, तो मैं हर कंपोनेंट के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। क्या करूंगा? अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। तो मुझे अगर मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहले उस कंपोनेंट के मोल रखूंगा ऊपर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा, तब मुझे मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा उस कंपोनेंट का। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये क्या है? मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन लिख लिया मेरे पास इसमें, ठीक है। इसमें मेरे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का। मोल फ्रैक्शन निकालूं कंपोनेंट ए का, तो पहले क्या करूंगा? मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, अपॉन क्या करूंगा? मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसी तरह से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए, ठीक है, हर मैंने कंपोनेंट कितने थे सॉल्यूशन में? दो कंपोनेंट थे, तो मैंने कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर कंपोनेंट बी का निकाला। अगर मैं इनका ऐड करूंगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे ऐड करने पर 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐड करूंगा, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और इसमें दो ही कंपोनेंट है, दोनों को मिलकर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। जैसे इसको समझते हैं कि सिग्निफाई क्या करता है, ठीक है, इसको देखते हैं कि ये सिग्निफाई क्या करता है। जैसे कि मेरे एक सॉल्यूशन में कितने थे? दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। अब इससे क्या मतलब होगा कि मेरे कभी भी अगर एक सॉल्यूशन दे रखा है उसमें कई सारे कंपोनेंट है, अगर मैं सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करता हूं, क्या करता हूं कि सारे जो हमारे कंपोनेंट है उसका अगर मैं समेशन करता हूं मोल फ्रैक्शन का, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। और ये जो होती है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होती है, मोल फ्रैक्शन जो होती है, ठीक है, ये यूनिटलेस होती है, जो होती है ये यूनिटलेस होती है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस होती है। और ये भी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं, इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपनी थर्ड टर्म जो है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे पार्ट्स ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, हम यूज करते हैं, ठीक है, यूज फॉर ठीक है डेड सॉल्यूट which present in very less quantity, in very, ठीक है, in very less quantity in a solution, ठीक है। ये कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तब मैं उसके लिए टर्म निकालूंगा, वो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म होगी? वो होगी ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे कि समुद्र है, ठीक है, समुद्र में मैंने क्या करा, एक कप ऑफ शुगर जो थी, ठीक है, कप लिया, उसमें शुगर मिला और उसको मैंने उसमें घोल दिया, उसमें मैंने मिला दिया। अब समुद्र में तो पानी बहुत सारा होगा और मैंने एक कप में, छोटे से कप में क्या करा, मैंने चीनी उसमें ली और उसमें घोल दी। अब उसके सामने वो तो बहुत ज्यादा कम हुआ ना, तो उसके लिए जो यानी एप्रोप्रिएट जो कंसंट्रेशन टर्म जो हम यूज करेंगे वो ही पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे ppm निकालना है तो ppm क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब ये जो होता है, ठीक है, इसके लिए मैं वॉल्यूम के लिए डिफाइन कर सकता हूं, इसके लिए मास के लिए डिफाइन कर सकता हूं। जैसे कि मैंने लिखा कि 5
ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 5 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि 5 ग्राम जो होगा, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अब देखिए सॉल्यूशन का मास कितना था 10⁶, ठीक है, लेकिन मेरा कितना है 5 ग्राम, तो इसके सामने ये बहुत कम है ना। तो जब भी कुछ वेरी वेरी माइनर क्वांटिटी में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं वो होती है ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ठीक है। ये भी टेम्परेचर का कोई फंक्शन नहीं है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कोई भी डिपेंड ये फंक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब जो अगली टर्म है हमारी, जो अगली टर्म है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अगली जो टर्म है हमारी, अगली टर्म कौन सी है, वो है मोलरिटी, ठीक है। कौन सी है, मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो मोलरिटी कैपिटल एम से, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे कि मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट मैंने इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अब मुझे सॉल्यूट की मोलरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलरिटी। अब मोलरिटी में इसको निकालूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा कि मुझे इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद मैं इस सॉल्यूशन का क्या निकालूंगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें कैलकुलेट करूंगा, लीटर में, क्या करूंगा, लीटर में, ठीक है। तो तब जाके तो मैं क्या करूंगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूट के डिवाइड कर दूंगा इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब मेरे क्या निकल के आ जाएगी, मोलरिटी निकल के आ जाएगी। अब देखिए इसके नीचे वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, क्या करता है, टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो होती है, ठीक है, ये जो होती है ये डिपेंड करती है अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलरिटी निकालूंगा, ठीक है, अगर मैंने क्या करा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैंने मोलरिटी निकाली किसी भी एक सॉल्यूट की, ठीक है, अगर मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब जो मोलरिटी निकल के आई वो कुछ डिफरेंस आई निकल के, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ऊपर क्या है, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट की बात करूं ऊपर क्या है, मोल, तो मोल निकालेंगे अपॉन में लीटर, तो मोल पर लीटर ये क्या होगा, इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास रिलेशन देखते हैं कि मोलर रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, ठीक है। अगर मेरे पास मोलरिटी गिवन हो तब मैं मोलरिटी कैसे निकालूंगा, या मेरे पास मोलरिटी गिवन हो तब मैं मोलरिटी कैसे निकालूंगा, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो ये हो जाएगा मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी यानी स्मॉल है अपॉन ये आ जाएगी मोलरिटी, ठीक है, अपॉन 1000 डी, डी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब माइनस करेंगे कि क्या हो जाएगी, ये मोलरिटी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मोलरिटी, ठीक है, और m1, अब मैं m1 क्यों लिख रहा हूँ, ये होगा मोलर मास,
क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, ये हो जाएगा मोलर मास। यानी कि मुझे कोई अगर सब्सटेंस दे रखा होगा, यानी कोई एक सॉलिड होगा किसी एक सॉल्यूशन में, अगर मुझे उसकी मोलरिटी पता होगी तब मैं उसकी मदद से, ठीक है, क्या कर सकता हूं, अगर मैं मोलरिटी निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास मोलरिटी पता होगी तो मैं उसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, मोलरिटी निकाल सकता हूं। उनके बीच में रिलेशन ये है, ठीक है, कि ये जो होगी क्या होती है, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी अपॉन 1000 डी। डी क्या है, डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी। माइनस करूंगा किससे, जो मोलरिटी होगी उस सॉल्यूशन की, ठीक है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से उसके सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होगा उसका जो मोलर मास होगा उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लास्ट में मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्या निकल जाएगी, मोलरिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, डी क्या होती है, डेंसिटी, एम क्या होती है, मोलरिटी, और ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होती है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक बार और समझते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, तो कैपिटल एम अपॉन 1000 डी माइनस एम, m1 इनटू 1000। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, ये है मेरे पास मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, मोलरिटी। ये क्या है, डेंसिटी, क्या होगी ये डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी, गिवन होगी हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी। ये क्या होगी, ये होगी मेरे पास मोलरिटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, m1, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब हमने रिलेशन देखा मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में। ठीक है, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है, जो अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन करनी होगी, जैसे कि इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालूंगा मैं, तो मेरे जो इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि वो होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन क्या करूंगा मैं, इस x से डिवाइड कर दूंगा। अब x क्या है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं, बैलेंसी फैक्टर, इसको हम बैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, अगर कोई कंपाउंड है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके लिए एटॉमिक मास। ठीक है, ये कल बताया था। ठीक है, जो हमने जो पिछली जो वीडियो थी हमने उस वीडियो में बताया था कि यानी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करते हैं और किसी एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास। ठीक है, और x क्या होता है, x होता है बैलेंसी फैक्टर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है इक्विवेलेंट मास निकालने का। अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब बैलेंसी फैक्टर जो होता है ना, जैसे ये था बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, बैलेंसी फैक्टर जो था, बैलेंसी फैक्टर जो था, ठीक है, बैलेंसी फैक्टर जो कि हम x से डिनोट कर रहे थे, ये होती है। ठीक है, हम किसी जैसे कि जैसे मैं सीधे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास है Na, ठीक है, Na2CO3 पहला, दूसरा है मेरे पास H2SO4, ठीक है, तीसरा है मेरे पास Cl2+, ठीक है, और एक ले लें चौथा NaOH। ठीक है, ये अब देखो इन सब के लिए बैलेंसी फैक्टर अलग होगा, इन सब के लिए बैलेंसी फैक्टर अलग होगा। तो अब मैं बताता हूं कि बैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मुझे निकालना इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास निकालना, मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना किसका, मुझे निकालना Na2CO3 का। अब इसमें जो होगा सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, तो मॉलिक्यूलर मास मेरा लगभग निकल के आएगा Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा लगभग 106 यानी 46, ठीक है, प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, 56 यानी 106 लगभग, ठीक है, ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का जो मास निकल के आएगा 106 यानी 106 ग्राम आएगा निकल के। तो मैंने इसका क्या करा, मॉलिक्यूलर मास निकल दिया। अब जो मैं इसमें बैलेंसी फैक्टर क्या रखूंगा, बैलेंसी फैक्टर मैं रखता हूं कि ये क्या है, एक ये साल्ट है,
तो साल्ट के लिए बैलेंस फैक्टर होता है कि वो होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन, क्या टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन, तो कुछ भी रख सकते हैं। यानी जब भी कोई साल्ट दे रखा होगा उसका बैलेंस फैक्टर किसके बराबर होगा यानी टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन। जैसे कि इस पे अगर मैं देखूंगा, ठीक है, जैसे ये लिया CO3 पर कितना चार्ज होता है 2-, ठीक है, तो एक तरीके से मैं 2 ये रख सकता हूं, या मैं इसको तोड़ूंगा तो Na+ भी तो आएगा अगर मैं इसको तोड़ता हूं इस तरीके से Na2CO3, मैं इसको तोड़ूंगा तो ये तो आएगा प्लस CO3 पर 2 नेगेटिव, ये आया ना। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना +1, लेकिन कितने 2, तो कितना होगा 2, तो ये क्या होगा टोटल चार्ज ऑफ कैटायन कितना होगा 2, तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया वो 2। यानी साल्ट के लिए जो बैलेंस फैक्टर डिफाइन करते हैं वो होता है टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो मास निकल के आएगा वो आएगा 53, ठीक है, 53, ठीक है। अब जैसे दूसरे समझते हैं, ठीक है, साल्ट के लिए क्या होगा बैलेंस फैक्टर कि टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन। अब जैसे एसिड के लिए, ठीक है, एसिड के लिए कैसे, अब जैसे H2SO4 है, अब H2SO4 का मैं इक्विवेलेंट मास निकालता हूं तो इक्विवेलेंट मास आएगा इसका, पहले क्या करूंगा मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास मेरा लगभग निकल के आएगा 98, क्या आएगा 98। अब देखो इस एसिड में H2SO4 में कितने H हैं, ठीक है, कितने H हैं, तो इसके पास कितने H हैं 2, तो इसके पास 2 H हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है 2 H+ आयन दे सकता है। तो जो अगर जो एसिड के लिए जो डिफाइन करते हैं बैलेंस फैक्टर, वो बैलेंस फैक्टर होता है एसिड के लिए कि कितने वो H+ आयन दे सकता है, तो ये कितने H+ आयन दे सकता है 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया 2, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 49, ठीक है। तो बैलेंस फैक्टर एसिड के लिए क्या होगा वो होगा नंबर ऑफ H+ आयन जो वो दे सकता है, ठीक है। अब जैसे कि तीसरा, जैसे मेरे पास एक आयन आया, ठीक है, ये क्या है कैल्शियम 2+, अब मैं इसका कैसे निकालूंगा इक्विवेलेंट मास, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालने जाऊंगा तो इक्विवेलेंट मास निकालूंगा, सबसे पहले एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा, एलिमेंट है ना, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा 40, ठीक है। अब ये आयन है, आयन पे कितना चार्ज है 2, तो 2 लिख देंगे। यानी किसी आयन के लिए अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना है तो पहले उसका एटॉमिक मास, उसके बाद जो टोटल चार्ज है उस एनायन पे उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, वही क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस फैक्टर, ये निकल जाएगा मेरे पास 20, तो 20 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब जैसे NOH है, ठीक है, लास्ट है हमारे पास, जैसे NOH है, ठीक है, NOH हो गया। अब NOH का निकालूंगा मैं, तो NOH के लिए इक्विवेलेंट अगर मैं मास निकालूं, ठीक है, NOH के लिए मैं क्या करूं, NOH के लिए मैं इक्विवेलेंट मास निकालूं, तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट मास आएगा तो वो क्या आएगा, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास यानी 23 और 60, ठीक है, 23 और 16 और 1, तो लगभग जो निकल के आएगा मेरे पास 40 आएगा। तो अब देखो इसे कितने H+, इस पर OH कितने हैं, यानी बेस वो होता है ना जो OH आयन देता है, ठीक है, तो इसके पास कितने OH है, इसके पास है 1 OH, यानी कोई जब बेस है तो बेस कितने OH आयन दे सकता है, कितने OH आयन दे सकता है, वही क्या हो जाएगा उसका बैलेंस फैक्टर, तो कितने दे सकता है 1, तो 1 इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट करिए फिर हम आगे और समझते हैं डिटेल में अच्छे से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, ये होगा कि अगर किसी भी मेरे पास सब्सटेंस का निकालना है तो उसका मास अगर गिवन होगा तो उसके गिवन मास को लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। अभी हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे कि मेरे पास एक जैसे कि मैंने लिखा क्या कि 5 ग्राम, ठीक है, ऑफ NOH के मुझे क्या करने हैं, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो गिवन मास कितना 5, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है अभी देखा हमने 40 होता है, ठीक है। तो ये कितने आएगा 1/8, तो 1/8 क्या निकल के आया मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आया, ठीक है। अब ये टॉपिक क्यों समझना जरूरी था, क्योंकि ये हम अपनी नॉर्मलिटी टर्म में यूज करेंगे, ठीक है। आप पहले इतना नोट करिए फिर हम नॉर्मलिटी टर्म अपनी शुरू करते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, फिर आप अपनी नेक्स्ट टर्म जो है नॉर्मलिटी की नेक्स्ट जो टर्म नॉर्मलिटी वो देखते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मलिटी क्या होती है, ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी मैं क्या करना है, ठीक है, कि मुझे एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन दे रखा है मेरे पास, ठीक है, ये सॉल्यूशन है एक, ठीक है, इसमें कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा कैलकुलेट करूंगा, और जो मैं कैलकुलेट करूंगा इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, वो लीटर में होना चाहिए। अब जब मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे सॉल्यूट के, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, तब मेरे पास क्या निकल के आएगी, मेरे पास निकल के आएगी नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी निकल के आएगी। अब इसकी जो यूनिट होती है नॉर्मलिटी की, इसकी यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है, ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नीचे क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को किस में मेजर करते हैं, लीटर में, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या होगी इसकी यूनिट। अब ये जो है नॉर्मलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी ये टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होगी इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी नॉर्मलिटी की पार्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स होगी। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं देखूं मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन की मुझे नॉर्मलिटी निकालनी है। अब मैंने क्या करा, 25 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकाली, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी नॉर्मलिटी निकाली, वो कितनी आई x, और 27 डिग्री सेल्सियस पे मैंने जब इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकाली, नॉर्मलिटी जो निकाली मैंने, ठीक है, वो कितनी आई, मेरे पास आई y। तो जो नॉर्मलिटी होगी, नॉर्मलिटी, ठीक है, जो x होगी वो डज नॉट इक्वल टू y, क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर चेंज हो गया तो नॉर्मलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। हमने सेम सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अलग अलग टेम्परेचर पर निकाली तो वो बराबर नहीं आई, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाली थी, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसलिए ये बराबर नहीं होगी। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन जो होता है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक, ये देखने आ रहे हैं कि रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, ठीक है, एंड नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी, ठीक है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये होता है n इक्वल टू m इंटू बैलेंसी फैक्टर। अब देखो कि n क्या है, n है हमारी नॉर्मलिटी, क्या है, नॉर्मलिटी, ठीक है, m क्या है, m है हमारे पास मोलरिटी, ठीक है। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैंने उस सॉल्यूशन की मुझे मोलरिटी दे रखी हो, क्या दे रखी हो, मोलरिटी, मुझे नॉर्मलिटी निकालनी है, तो मैं उस सॉल्यूट का बैलेंसी फैक्टर से अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास क्या निकल के आएगी, नॉर्मलिटी। तो ये एक रिलेशन होता है कि अगर मेरे पास नॉर्मलिटी गिवन होगी तो मैं मोलरिटी निकाल सकता हूं, अगर मेरे पास मोलरिटी गिवन होगी तो मैं उसकी मदद से क्या कर सकता हूं, नॉर्मलिटी फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अच्छे से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगले जो लेक्चर होगा हमारा, अगले लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।